हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2022 में ही रिलीज हुई मिस्ट्री थ्रिलर नो एग्जिट का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं डेमियन पावर और ये बेस्ड है टेलर एडम्स की सेम नाम की नॉवल पर। इसका प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग है, आपको पसंद आएगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक रिहैब में, जहाँ पर हम देखते हैं डार्बी को, जो कि एक ड्रग एडिक्ट है। वो अलग अलग सेंटर्स में जाकर 7 बार ट्राई कर चुकी है, लेकिन वो एडिक्शन से बाहर नहीं निकल पाई। इसलिए वो रिहैब में विश्वास नहीं करती, उसे मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। सेशन के बीच में ही डार्बी के लिए एक फोन आता है और वहाँ का वर्कर माइक उसे आकर ले जाता है। फोन पर था उसका कोई जानकार जो वो डार्बी को बताता है कि तुम्हारी माँ की हालत खराब है, फिलहाल वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उनके बचने के चांसेस कम है। तुम्हें जल्दी से अपनी बहन डेवन को कॉल करना चाहिए। नंबर देकर वो कॉल काट देता है। डार्बी भी नंबर लिखकर कॉल लगा रही थी, लेकिन ये रूल्स के खिलाफ है, इसलिए माइक उसे फोन लगाने नहीं देता। वो कहता है कि तुम्हारे डॉक्टर ने मना किया है। तब वो उसे सब कुछ बताती है, फिर भी वो नहीं मानता। तब परमिशन लेने के लिए डार्बी डॉक्टर को फोन लगाने के लिए कहती है, लेकिन डॉक्टर फोन नहीं उठाता। अब माँ की हालत जानना भी जरूरी था, इसलिए रात में वो जेड नाम की लड़की के पास पहुंच जाती है, क्योंकि जेड के पास एक फोन है। वो अपनी बहन डेवन को कॉल करती है ताकि उसकी बहन यहाँ बात करके उसे कुछ दिनों का ब्रेक दिला दे और वो अपनी माँ से मिल पाए। लेकिन उसकी बहन इसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि डार्बी एक ड्रग एडिक्ट है, उसे बाहर निकालना गलत होगा। डेवन पहले ही मॉम की वजह से काफी परेशान है और वो अपनी परेशानी और बढ़ाना नहीं चाहती। ये कहकर वो कॉल काट देती है। यहाँ भी कुछ काम नहीं बना, इसलिए अब उसे गलत तरीका अपनाना पड़ेगा। कुछ टूल्स इकट्ठा करके वो चोरी छुपे बाहर निकल आई। बाहर आकर वो एक कार में घुस जाती है और वो कार है माइक की। उस कार में उसे कुछ ड्रग्स मिलता है, मतलब माइकी खुद भी ड्रग्स लेता है, यानी कि खुद एक ड्रग एडिक्ट दूसरों की एडिक्शन छुड़वा रहा है। सही है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से कार स्टार्ट करके वो वहां से निकल जाती है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही वेदर बिगड़ना स्टार्ट हो गया। इसी बीच उसे डेवन का मैसेज आता है, वो उसे वहां आने के लिए मना कर रही थी। अब यहाँ उसे थोड़ा दुख होता है और दुख मिटाने के लिए वो यूज करना चाह रही थी ड्रग्स, लेकिन ड्रग्स लेने से पहले ही वो सो गई। थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला उसे आकर जगाता है, क्योंकि तूफान काफी तेज हो गया था। वो जल्दी से ड्रग्स छुपाकर उससे बात करती है। तब वो बताता है कि आगे रास्ता बंद है, वो आगे नहीं जा सकती। उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो वापस चली जाए या फिर आगे एक वेटिंग सेंटर है, तूफान रुकने तक वहां पर जाकर वेट करे। अब वापस तो वो जा नहीं सकती, इसलिए वो वेटिंग सेंटर पहुंच जाती है। वहां पर एक जीप और एक वैन पहले से मौजूद थी। अंदर उसे मिलता है एक कपल, एड और सैंडी, एक सोया हुआ लड़का ऐश और एक दूसरा लड़का लार्स। एड और सैंडी काफी फ्रेंडली हैं, लार्स थोड़ा अजीब है, बाकी ऐश तो आराम से सो रहा है, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। वहाँ पहुंचते डार्बी सबसे पहले बाथरूम में पहुंच जाती है, क्योंकि उसका एडिक्शन जोर दे रहा था, लेकिन वो किसी तरह खुद को रोक लेती है। वो अपनी बहन को फोन करना चाहती है, लेकिन वहाँ सिग्नल नहीं आ रहे। तब एड उसे बताता है कि बाहर एक जगह पर मुश्किल से सिग्नल आ रहा है। ये सुनकर वो सिग्नल ढूंढने बाहर निकल जाती है और वो इधर उधर भटक रही थी, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। आवाज को फॉलो करते हुए वो पहुंच जाती है वैन तक। खिड़की से बर्फ हटाकर वो अंदर चेक करती है और अंदर झांकते ही वो सुन हो गई थी, क्योंकि वैन में कैद थी एक छोटी बच्ची जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे, साथ ही उसका मुंह भी टेप से बंद किया हुआ था। डार्बी वैन का दरवाजा खोलने का ट्राई करती है, लेकिन वो लॉक थी। तब वो उसके नंबर प्लेट की फोटो ले लेती है, जो कि उसने काफी सही किया। वो वैन है नेवाडा की और जाहिर सी बात है कि उसका ओनर भी अंदर है, यानी कि किडनैपर अंदर ही बैठा है। अब बस डार्बी को पता लगाना है कि वो है कौन, क्योंकि पुलिस को ये कॉल नहीं कर सकती और ना ही किसी पे भरोसा कर सकती है जब तक सच पता ना चल जाए। खैर वो देखती है कि अंदर से कोई बाहर आ रहा है। उसे देखकर डार्बी फिर से सिग्नल ढूंढने लग जाती है। सिग्नल ढूंढते हुए वो अपनी कार में जाकर बैठ गई, साथ ही सेफ्टी के लिए उसने एक हथियार भी छुपा लिया। बाहर आया था एड, जो कि खुद भी सिग्नल ढूंढ रहा था। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो उसकी बातों को टालते हुए चुपचाप अंदर आ जाती है। अब वो अंदर तो आ गई, लेकिन उसका ध्यान उसी वैन पर लगा हुआ था, क्योंकि वैन में एक बीमार बच्ची है जिसे अगर जल्दी हेल्प नहीं मिली तो वो ठंड से मर जाएगी। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, डार्बी की घबराहट बढ़ती जा रही है। इतने में ऐश भी जाग जाता है और अब वो सब आपस में जान पहचान कर रहे थे, लेकिन डार्बी का ध्यान अब भी उसी वैन पर था। साथ ही वो शांत रहने की पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि एक गलत मूव घातक साबित हो सकता है। एड उन सबको पोकर खेलने के लिए कहता है, लेकिन पोकर में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। तो वो अजीब लड़का लार्स सबको एक नया गेम बताता है, जिसका नाम है बुलशिट। खाली बैठे वो सब बोर हो रहे थे, इसलिए गेम खेलने लग जाते हैं और ये गेम डार्बी के लिए एक सुनहरा मौका बन गई थी। गेम का फायदा उठाकर वो हर एक से काफी सारी जानकारी निकलवा लेती है। हमें पता चलता है कि एड और डार्बी के फादर दोनों सोल्जर थे। फिलहाल डार्बी के डैड नहीं है और एड रिटायर्ड है। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि लार्स बैटल माउंटेन जा रहा है, जो कि है नेवाडा में, यानी कि यही किडनैपर है। उसका बिहेवियर भी इस बात की गवाही दे रहा है स्टार्टिंग से। भला इस गेम का लार्स बौखला गया था, क्योंकि वो अपनी ही सजेस्ट की हुई गेम हार गया। हार उससे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो सारी कार्ड्स उठाकर फेंक देता है। इस बीच डार्बी फिर से बाथरूम में जाकर पुलिस को कॉल लगाती है, लेकिन सिग्नल नहीं था।
तो वो मैसेज करने का ट्राई करती है, लेकिन सेम रीजन से मैसेज भी अटक गया। लेकिन अब भी उसके पास एक प्लान है। वहाँ की दीवार पर एक जुगाड़ किया हुआ था, जिसका फायदा उठाकर वो चोरी छुपे बाहर निकल जाती है। अपने साथ वो एक कटर भी लाई थी, जिसका यूज करके वो वैन का दरवाजा खोल लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो उस बच्ची को फ्री कर पाती, वहाँ पहुंच जाता है लार्स, जिस वजह से उसे अंदर ही छुपना पड़ता है। लार्स वहाँ हीटर चालू करने आया था ताकि उस बच्ची को ठंड ना लगे। साथ ही साथ वो उसे बताता है कि अंकल किम के पास तुम खुश रहोगी। ये हम समझ पाते हैं कि ये कोई फिरौती वाली किडनैपिंग नहीं है, बल्कि सेलिंग वाली है। यानी कि इस बच्ची को बेचने जा रहा था, वो तो रास्ते में तूफान आ गया, इसलिए मजबूरी में से रुकना पड़ा। वो उसके लिए स्नैक्स लेने वापस जाता है। इसी बीच डॉर्बी उस बच्ची को संभालती है। उस बच्ची का नाम है जे। साथ ही उसके हाथ पर एक बैंड भी लगा हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि वो किसी बीमारी का शिकार है। उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि लार्स स्नैक्स लेकर वापस आ रहा था। तब डॉर्बी जे को वो कटर देकर वहां से निकल जाती है। लार्स स्नैक्स लेकर आता है, और वैसे तो वो काफी बेवकूफ है, लेकिन यहाँ उसने डॉर्बी के पैरों के निशान देख लिए। वो जंगल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहीं से घूमकर वो अंदर पहुंची है। सामने से तो वो जा नहीं सकती। वो बाथरूम में पहुंची थी कि तभी दरवाजे पर आ जाता है ऐश। ये भी अच्छा हुआ। वो ऐश को सच बताने वाली थी, लेकिन उससे पहले वहां आ जाता है लार्स। तब एक अनोखी तरकीब लगाकर वो लार्स को बाहर भेज देती है। उसके जाते ही वो ऐश को सब कुछ बता देती है, और अब ऐश भी सब कुछ जान गया। वो डॉर्बी को जे के पास जाने के लिए कहता है ताकि लार्स उसके पीछे जाए। इस बीच वो एड को सब कुछ बताकर उसकी हेल्प ले आएगा। उसकी बात मानते हुए डॉर्बी वहां से निकल जाती है। साथ ही ऐश भी एक नेल गन लेकर निकल जाता है, क्योंकि लार्स के पास एक गन है। डॉर्बी वैन में पहुंचकर जे को फ्री कर रही थी, तभी जे उससे अपने किडनैपर्स के बारे में पूछती है। किडनैपर नहीं, बल्कि किडनैपर्स। वो दो हैं, यानी कि ऐश भी उसका साथी है, और अब वो दोनों गन लेकर वैन की तरफ आ रहे थे। ये दोनों भाई हैं, और जे को ये ले जा रहे हैं अपने अंकल किम के पास, जो कि इसे आगे सप्लाई कर देगा। डॉर्बी ने गलत आदमी से बात शेयर कर दी। खैर टाइम रहते डॉर्बी वहां से निकलकर जंगल की तरफ भाग जाती है, और वो दोनों भी उसके पीछे थे। वहां से घूमकर डॉर्बी वापस उसी रास्ते से अंदर आ जाती है ताकि वो एड को सब कुछ बता सके, लेकिन वो एड तक पहुंच पाती उससे पहले ही ऐश उस तक पहुंच जाता है। या उनके बीच काफी बातें होती हैं, और हम काफी कुछ जान पाते हैं। जे का फादर काफी अमीर है। वो जे के बदले उससे पैसों की मांग करेंगे, और पैसे मिलते ही जे को वापस छोड़ाएंगे। हालांकि हम जानते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन डॉर्बी ये बात नहीं जानती। जे को और एडोलिन नाम की एक बीमारी है, जिस वजह से किसी भी तरह का एक्साइटमेंट उसकी जान ले सकता है। यहाँ ऐश उसके मैसेज भी चेक कर लेता है, और जो मैसेज उसने पुलिस को भेजा था वो भी डिलीट कर देता है। उसे पता चल गया कि डॉर्बी की उसकी फैमिली से नहीं बनती। वो इसकी वजह पूछता है तो वो अपने एडिक्शन के बारे में बताती है, और यहाँ हम उसके एडिक्शन की वजह भी जान पाते हैं। डॉर्बी के डैड ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था, जिस गम में वो ड्रग्स लेने लगी, और वो आदत धीरे धीरे उसकी एडिक्शन बन गई। अब वो उसे अपना मुंह बंद रखने को कहता है, वरना वो सबको मार देगा। डॉर्बी को इसका पपेट बनकर रहना होगा। इसी बीच सैंडी वहाँ पहुंच जाती है डॉर्बी से अकेले में बात करने, लेकिन उसने सैंडी को कुछ भी नहीं बताया। अब यहाँ सब कुछ नॉर्मल दिखाते हुए सब लोग साथ में बैठ जाते हैं। एड डॉर्बी को अपने डैड की कुछ स्टोरीज बताने के लिए कहता है, और डॉर्बी तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन ऐश वो सुसाइड वाली कहानी सबको सुना देता है, जिससे एड काफी गुस्सा हो गया था। लेकिन ये भी कुछ ज्यादा देर तक नहीं चलता। अचानक डॉर्बी अलर्ट हो जाती है, क्योंकि अपने आप को फ्री करके जे वैन से बाहर आ गई, और वो भाग गई है जंगल की तरफ। यहाँ फिर से खलबली मच गई, क्योंकि किडनैपर्स ने भी उसे देख लिया। लार्स बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है जे को ढूंढने। डॉर्बी बाथरूम में चली जाती है, और उसके पीछे ऐश भी। लेकिन ऐश के अंदर आते ही डॉर्बी उस पर अटैक कर देती है, फिर भी वो उस पर काबू नहीं कर पाती। लेकिन इस लड़ाई के बीच ऐश की वैन की चाबी उसे मिल गई। लार्स आकर उसे बताता है कि जे हाइकिंग ट्रेल पर भाग चुकी है, उन्हें जल्दी उसे ढूंढना होगा। वो जंगल में पहुंचकर डॉर्बी के जरिए उसे बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डॉर्बी यहाँ भी उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाती है। तब ऐश गोली चला देता है, जिसकी आवाज एड ने भी सुन ली। अब तो उसे कंफर्म हो गया कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। वो चेक करने बाहर जाता है तो बाहर से मिलती है जे, जो कि बेहोश पड़ी हुई थी। एड उसे जल्दी से उठाकर अंदर लाता है, और सैंडी उसे चेक करती है, क्योंकि वो एक नर्स है। इतने में डॉर्बी उन्हें चकमा देकर वापस शेल्टर पहुंच गई। वो उन दोनों को सब कुछ बता देती है, और अब और ज्यादा नाटक नहीं होगा। खैर वो दोनों भी वहां पहुंच गए, लेकिन एड धमकी देकर उन्हें बाहर ही रोक देता है। वो कहता है कि अगर तुम में से कोई भी अंदर आया तो मैं एक ही झटके में तुम्हें शूट कर दूंगा। हालांकि उसके पास कोई गन नहीं थी, लेकिन धमकी सुनकर वो दोनों बाहर छुप जाते हैं। ऐश अंदर जाने की कोई तरकीब सोच रहा था, तब लार्स उसे कहता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि अगर जे को उसकी मेडिसिन नहीं मिली तो वो जल्दी मर जाएगी। है तो ये बेवकूफ, लेकिन आइडियाज ने सही दे दिया। अब ऐश उन लोगों को ब्लैकमेल करने लगता है जे की मेडिसिन के बदले। वो उन्हें कहता है कि तुम उसे अपने पास रखो और वो मर जाएगी, या फिर उसे हमारे हवाले कर दो, हम उसे मेडिसिन देकर यहाँ से ले जाएंगे, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन एड उल्टा उसी के सामने एक डील रख देता है। वो कहता है कि तुम हमें मेडिसिन दो, बदले में हम तुम्हारी वैन की चाबी देंगे। ये सुनकर ऐश को शॉक लग गया, क्योंकि बिना वैन के तो वो यहाँ से निकल नहीं सकते। तब वो वापस वैन तक जाते हैं और एक गैस कैन उठाकर ले आते हैं, क्योंकि अब वो इन्हें जिंदा जलाएंगे। हालांकि एड जानता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें इस बच्चे की नीड है, लेकिन डॉर्बी और सैंडी को ऐसा नहीं लगता। तब एड डॉर्बी को अपनी कार की चाबी देकर उसे दोनों चाबियां छुपाने के लिए कहता है, और डॉर्बी पीछे जाकर चाबियां छुपा देती है।
यहाँ वो दोनों पूरे सेंटर पर फ्यूल छिड़क कर काउंटडाउन शुरू कर देते हैं। वो एड को कहता है कि एक स्ट्रेंजर के लिए अपनी जान देना बेवकूफ़ी है। तब एड उसे कहता है कि मैं एक फौजी हूँ और यही तो मेरा काम है। एड तो हार नहीं मान रहा, इसलिए ऐश टारगेट करता है सैंडी को, और सैंडी भी उसकी बातों में फंस रही थी। फिलहाल वो तीनों हथियार लेकर उनका वेट कर रहे हैं। एड और डार्बी के पास टूल है और सैंडी के पास पेपर स्प्रे। इसी बीच जे भी जाग जाती है और सैंडी को देखकर वो कहती है मिसेस लाउरी, क्योंकि वो सैंडी को जानती है। सैंडी उसके घर की मेड है, उसने किडनैपिंग में हेल्प की और रीजन था पैसा। ये नहीं जानती कि ये दोनों जे को बेचने वाले हैं। इसे लग रहा है कि वो फिरौती मांगेंगे। पूरा मामला ये है कि ये दोनों जे को लेकर जा रहे थे, तभी तूफान आ गया, इसलिए इन्हें यहाँ रुकना पड़ा। लेकिन जे की मेडिसिन इन दोनों को नहीं मिली, इसलिए सैंडी मेडिसिन देने यहाँ पर आई थी और एड को लगा कि ये सरप्राइज ट्रिप है। एड एक रिटायर्ड फौजी है, फिलहाल उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई है। सैंडी भी एक मेड है, इसलिए वो ज्यादा पैसा नहीं कमाती। जिंदगी बिताने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत है, इसलिए पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका उसने ये चुना। अब उधर काउंटडाउन खत्म होता है, तभी सैंडी चिल्लाकर उन्हें बता देती है कि एड के पास कोई गन नहीं है। साथ ही डार्बी की आंखों में वो पेपर स्प्रे डाल देती है। या डार्बी चित हो गई, साथ ही वो दोनों भी अंदर आ गए। उनसे मेडिसिन लेकर वो जे की जान बचा लेती है। तब डार्बी उसे बताती है कि ये लोग किडनैपिंग नहीं बल्कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हैं। जे कभी अपने पेरेंट्स तक नहीं पहुंचेगी। ये बात जानकर सैंडी को भी गिल्ट हो रहा है, लेकिन बस नाम का। वो उन्हें कहती है कि जे को लेकर चले जाओ। ऐश भी इसके लिए तैयार था। वो एड से वैन की चाबी मांगता है, लेकिन एड के पास वो नहीं थी। सैंडी उन्हें बताती है कि डार्बी ने चाबी छुपा दी। तब ऐश डार्बी से चाबी के बारे में पूछता है, लेकिन एड उसे बताने से मना करता है। इन बातों से ऐश काफी पक गया था, इसलिए बिना ज्यादा सोचे वो एड को शूट कर देता है। अब सैंडी पैसों का क्या करेगी। एड के मरते ही वो उस पर हमला करती है, लेकिन लार्स बीच में आकर अपनी आंखों में स्प्रे डलवा लेता है। बदले में ऐश सैंडी को भी शूट कर देता है और एक ही झटके में वो दोनों मारे गए। अब लार्स की आंखें जल रही थी, इसलिए उन्हें धोने के लिए वो दोनों बाथरूम में जाते हैं, लेकिन जाने से पहले ऐश डार्बी के हाथ में कील घुसाकर उसे बांध देता है। डार्बी कील निकालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन दर्द की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। वो पास रखा हैमर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी पहुंच से दूर था। तब वो हेल्प मांगती है जे से। जे भी उसे हैमर दे देती है, लेकिन इससे पहले कि वो खुद को फ्री कर पाती, वो दोनों वापस आ जाते हैं। वापस आकर ऐश डार्बी से चाबी मांगता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती। तब डार्बी के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर ऐश उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम मर गई। साथ ही एक और मैसेज भी आता है कि पुलिस उस एरिया के लिए निकल चुकी, यानी कि डार्बी का मैसेज पुलिस तक पहुंच गया। अब तो ऐश बहुत सख्ती से उससे चाबी मांगता है, लेकिन डार्बी तब भी कुछ नहीं बोलती, इसलिए वो यूज करता है जे को। वो उसके हाथ में भी कील घुसा रहा था, तब ना चाहते हुए भी डार्बी को बताना पड़ता है। ऐश लार्स को गन देकर कहता है कि अगर इनमें से कोई भी होशियारी दिखाए तो उसे शूट कर देना। ये कहकर वो चाबियां ढूंढने चला जाता है, लेकिन डार्बी जानती है कि जे उनके लिए काफी जरूरी है, इसलिए वो इसे शूट नहीं करेगा। वो जे को लाइट्स ऑफ करने के लिए कहती है और जे ने भी ऐसा कर दिया। लार्स उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी बीच डार्बी वो ड्रग्स लेकर उस हैमर की मदद से फ्री हो जाती है, और जैसे ही लार्स लाइट ऑन करता है, डार्बी उस पर अटैक कर देती है। ऐश चाबियां लेकर वापस आता है और आते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उन्होंने लार्स को गन पॉइंट पर ले लिया था। अब ऐश लार्स को बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी जे उस पर हमला कर देती है, जिस वजह से नेल गन चल जाती है और कील सीधा जाकर लगती है लार्स के सर में। अब यहाँ सब कुछ बदल गया। ऐश का ध्यान उन दोनों से हटकर सीधा चला जाता है लार्स पर। वो लार्स को संभाल रहा था, इसी बीच वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। ऐश लार्स को वैन तक लेकर जा रहा था, तभी लार्स एड के खून पर फिसल जाता है और कील पूरी उसके सर के अंदर घुस जाती है। यहाँ लार्स भी मारा गया। एड ने मरने के बाद भी अपना काम कर दिया। अब ऐश बिल्कुल सुन हो गया था। अब ना ही उसे पैसों से मतलब है, ना ही जे से। डार्बी और जे कार में वहां से निकल रहे थे, लेकिन नेल गन से टायर पंचर करके वो उनकी कार क्रैश करा देता है। इसके बाद वो पूरे कैबिन में आग लगा देता है ताकि कोई सबूत ना बचे, लेकिन इतने में पुलिस भी वहां पहुंच गई। अब ऐश उनके सामने नाटक कर रहा था जैसे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है और उसे हेल्प की जरूरत है। ऑफिसर उसे गाड़ी से दूर हटने को कहता है, लेकिन क्योंकि उसके पास नेल गन थी वो उसकी बात नहीं मानता। इतने में डार्बी ऐश के कंधे में गोली मार देती है। अब डार्बी उसे पूरा खत्म करना चाहती थी, लेकिन ऑफिसर उसे गन ड्रॉप करने को कहता है। वो उसकी बात नहीं सुनती, इसलिए ऑफिसर उसके पेट में गोली मार देता है और यहाँ डार्बी भी गिर गई। डार्बी के गिरते ही ऐश उसकी गन उठाकर ऑफिसर को शूट कर देता है। साथ ही पूरी नेल गन उसकी छाती पर खाली करता है। अब अगली बारी थी डार्बी की, लेकिन वो भी पहले से तैयार थी। स्क्रू ड्राइवर ऐश के गले में घुसाकर वो उसे जान से मार देती है। यहाँ फाइनली उसने जे की जान बचा ली। वो ऑफिसर का वॉकी टॉकी उठाकर अपने लिए हेल्प बुलाती है, लेकिन उसका बचना मुश्किल है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फ्यूचर में और हम देख पाते हैं डार्बी को। वो जिंदा बच गई। फिलहाल वो उसी रिहैब में है और काफी अच्छे से रिकवर कर रही है। जे की वो हीरो बन गई और इस काम की वजह से उसकी बहन फाइनली उससे मिलने आई गई। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी में काफी थ्रिल था और कई सारे ट्विस्ट थे। कुछ तो ऐसे भी थे जो हमने सोचे नहीं। मेरे हिसाब से एक अच्छी खासी वन टाइम वॉच है। इससे ज्यादा ये किसी को याद नहीं रहने वाली।
2017 में ही नॉवल के राइट्स बाय कर लिए थे 20th सेंचुरी फॉक्स ने। 2019 में डायरेक्टर को हायर किया गया, 2021 में एक्टर्स को, और अब जाकर ये मूवी हमारे सामने आई। और पहले ये थिएटर्स में आने वाली थी, लेकिन बाद में इसे OTT पर कर दिया। इंडिया में ये Disney+ हॉटस्टार पर आएगी, लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो नहीं आई, नहीं तो मैं आपको स्टार्टिंग में सजेस्ट कर देता। खैर, आपकी क्या राय है इस मूवी के बारे में कमेंट में जरूर बताना, और ये भी बताना कि क्या आप और सर्वाइवल थ्रिलर देखना चाहते हो, कमेंट कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक भी जरूर करना, वो बहुत जरूरी है मोटिवेशन के लिए। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपके पीछे पड़ी रहे। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।